सुहागरात को मेरा शौहर जिद करने लगा कि बेड पर बिना सफेद चादर बिछाए सुहागरात नहीं मनाएगा। इसको मेरे कुंवारेपन का सबूत चाहिए था, जो कि मैं पहले ही खो चुकी थी। मैंने लाख बहाने बनाए, लेकिन इसने बेड की चादर बदलकर सफेद चादर बिछा दी और मुझे अपने करीब करने लगा। जैसे ही वो हम बिस्तरे से फारिग हुआ और इसकी नजर चादर पर पड़ी, इसके साथ साथ मेरी भी चीख निकल गई, क्योंकि चादर पर तो आज मेरी शादी का दिन था, मगर मेरा दिल इस बंधन के लिए तैयार नहीं था। कई दिनों से मैं अपने वालिदैन को समझा रही थी कि मुझे ये शादी कबूल नहीं, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मेरे इनकार के पीछे ये कैसा राज छुपा हुआ था, जिसे अगर सब जान लेते तो शायद मेरी इज्जत खाक में मिल जाती। मैं नहीं चाहती थी कि वो भेद सबके सामने खुल जाए, इसलिए हर लम्हा खौफ मेरे दिल को जकड़ता जा रहा था। मैंने माँ के आगे बार बार हाथ जोड़कर रोते हुए इल्तिजाएं की कि प्लीज ये शादी मत कराओ, लेकिन इनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और बेबसी झलक रही थी। वो कहती थी, बेटी तू हमारी इकलौती औलाद है, हम चाहते हैं कि अपने फर्ज से सबको दोष हो जाए। तेरे मुस्तकबिल के बारे में सोचकर हमारी रातों की नींद उड़ गई है। शादी एक मजबूत सहारा है, एक रिश्ता है जो तुझे तन्हाई से बचाएगा। माँ की यह हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। इनकी आंखों से बहते आंसू मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। मेरी जिद के बावजूद आखिरकार मैंने हाँ कह दी। ये हाँ मेरे दिल की आवाज नहीं थी, बल्कि मजबूरी की सदा थी। अब मैं दुल्हन बनी शौहर के घर आई थी। मेरे वजूद पर सुर्ख जोड़ा तो था, मगर दिल खौफ के साये में डूबा हुआ था। ननन ने मुस्कुराते हुए मुझे कमरे में बिठाया, मगर मेरा दिल कांप रहा था। मैं अंदर ही अंदर लरज रही थी, जैसे कोई तूफान मेरे वजूद को हिला रहा हो। दिल की धड़कनें तेजी से बज रही थी, हाथों की उंगलियां ठंडी पड़ रही थी और कदम जैसे जमीन पर जम ही न रहे हों। वक्त लम्हा ब लम्हा भारी होता जा रहा था। मेरा ज़हन बार बार यही सोच रहा था कि कब कमरे का दरवाजा खुलेगा और मेरा शौहर अंदर आ जाएगा। ये सोचते ही मेरी रूह तक लरस जाती थी। मैं अपने ख्यालों की उलझी हुई गिरहें सुलझा ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। सामने अफनान खड़ा था, मेरा शौहर। इस लम्हे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें बंद हो गई हों। इसकी नजरें मुझ पर जमी थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसके माथे पर शिकने उभर आई। वो कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर एक झटके से दरवाजा बंद किया और कमरे से बाहर निकल गया। मेरे लिए ये लम्हा और भी करबनाक हो गया। दिल में एक नया वसवसा जागा कि आखिर वो यूं अचानक बगैर कुछ कहे क्यों चला गया। क्या इसे मुझसे कोई गिला था या फिर कोई और राज मेरे नसीब का दरवाजा खोलने वाला था। दरवाजा बंद होने के बाद मेरा हाल ये था कि यूं लगा जैसे मेरा सीना रुक गया हो, सांसें टूटकर हलक में अटक गई हो। खौफ और हैरत ने मेरे वजूद को बेजान सा कर दिया था। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा दोबारा खुला। इस बार मेरी जेठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में एक बिल्कुल साफ और सफेद चादर थी। इसने जल्दी जल्दी कहा, हाय अल्लाह, शादी के शोर शराबे में ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई। अफनान ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर सबके सामने मेरा जीना हराम कर दिया। चलो बेटी जल्दी उठो ताकि बेड की चादर बदल दूं। मैं खामोशी से बेड से उतर गई। जेठानी ने पुरानी चादर खींचकर सोफे पर रख दी और इसकी जगह वो सफेद चादर बिछा दी। इस मंजर को देखकर मेरा दिल यूं दहला जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। मेरे वजूद पर लरज़ी तारी हो गया। वो हंसते हुए बोली, शादी के हंगामों में इंसान की अकल मारी जाती है। जरा सी बात रह जाए तो अफनान जैसे लोग क़यामत बर्पा कर देते हैं। सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बेड पर नई सफेद चादर बिछा दी। फिर आहिस्ता आवाज में बोली, अफनान इस मामले में बहुत वहमी है। इसने पूरा घर सर पर उठा लिया था कि बेड पर पहली रात सफेद चादर क्यों नहीं बिछाई गई। मैं सकते में खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने मजीद कहा, वो अभी कमरे में आया था और गुस्से में कह रहा था, भाभी मैंने पहले ही कहा था कि शादी की पहली रात बेड पर सफेद चादर जरूर होनी चाहिए। अब मुझे कैसे यकीन होगा कि दुल्हन कुंवारी है या नहीं। ये अल्फाज मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरे।
मेरे पूरे जिस्म से पसीना छूटने लगा, हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी फसलियों को तोड़कर बाहर आ जाएगा। जेठानी कमरे से जा चुकी थी, मगर इनके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं बार बार अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी, जैसे यूं करने से मेरे अंदर की घबराहट कम हो जाए। मगर जितना ज्यादा मैं खुद को संभालने की कोशिश करती, इतना ही मेरा दिल लरजता और खौफ बढ़ता जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। दिलो दिमाग की कैफियत ऐसी थी जैसे किसी अंधेरी सुरंग में भटक गई हूं। इसी कश्मकश में थी कि कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और अफनान अंदर दाखिल हुआ। मैं फौरन संभल कर सीधी होकर बैठ गई। इस बार इसके चेहरे पर वो सख्ती और तनाव नहीं था जो पहले दिखाई देता था, बल्कि कुछ नॉर्मल सा सुकून झलक रहा था। वो आहिस्ता कदमों से चलते हुए मेरे करीब आया और मेरे पास बैठ गया। मैं खौफ के मारे कांपने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे फसलियां तोड़ देगा। इसने नरमी से मेरा चेहरा अपनी थोड़ी सी ऊपर किया। मेरी नजरें खुद ब खुद झुक गई, जैसे जमीन पर गिर जाना चाहती हूँ। कुछ लम्हे वो खामोशी से मेरे चेहरे को देखता रहा। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और कशिश थी। फिर धीरे से बोला, तुम तो बहुत हसीन हो। जितनी तारीफें मैंने अपनी भाभी से सुनी थी, वो सब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। भाभी अक्सर कहती थी कि तुम्हारे हुस्न की मिसाल नहीं मिलती, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों से देखकर लगता है कि इनकी हर बात भी कम पड़ गई। तुम तो हर तारीफ से बढ़कर हो। ये सुनकर मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा, जैसे अंदर कोई नई हलचल सी मच गई हो। फिर इसने अपनी जेब से एक मखमली डिबिया निकाली। मुझे अंदाजा हुआ कि शायद ये मुंह दिखाई का कोई खास तोहफा था। डिबिया खोली तो इसमें एक बारीक सी सुनहरी चैन जगमगा रही थी। इसने धीरे से वो चैन निकाली और मेरे गले में पहना दी। चैन पहनाने के लम्हे इसकी उंगलियां मेरी गर्दन से छू गई। ये छू बहुत नरम मगर बेहद सनसनीखेज था, जैसे मेरे पूरे वजूद में बिजली की एक लहर दौड़ गई हो। मेरी जान पर बंध आई थी। सांसें अटकने लगी और जिस्म अकड़ सा गया। अफनान की आंखों में एक बेचैनी और खुमार सा छाने लगा था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे और करीब आने लगा। इसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी और इसकी लबों पर एक अजीब सी ख्वाहिश नुमायां थी। मैंने हिम्मत करके एकदम पीछे हटने की कोशिश की। मेरी इस अचानक हरकत पर वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, सारा, ये शादी हम दोनों की है। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि इनके बीच कोई पर्दा नहीं रहता। तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। ये कहकर इसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरा हाथ बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, जैसे मेरे अंदर की सारी गर्मी खत्म हो गई हो। इसके लम्स से मेरा वजूद लरज उठा, मगर साथ ही एक अजीब सा एहसास भी जागा कि शायद अब मेरा मुकद्दर वाकई बदलने वाला है। शायद अफनान आहिस्ता आहिस्ता मुझे एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह नरमे से कहने लगा, सुनो सारा, ये सब कुछ हमारे बीच बिल्कुल जायज है। मियाँ बीवी के रिश्ते में ऐसा होना कोई गलत बात नहीं। अक्सर लड़कियां शादी की पहली रात डर जाती हैं, लेकिन यकीन करो मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। इसके अल्फाज नरम और यकीन दिलाने वाले थे, लेकिन मेरा खौफ किसी और वजह से था। वो ये समझ रहा था कि मैं शादी की घबराहट में कांप रही हूँ, मगर दरअसल हकीकत मुख्तलिफ थी। रुखसती से पहले ही मैंने नींद की 4 गोलियां खा ली थी ताकि इस रात की हकीकत से बच सकूं। शायद यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी पलकें बोझल होने लगी। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। दिल चाहता था कुछ कहूं, मगर जबान साथ छोड़ गई। चंद लम्हों में ही मैं नींद की गहरी वादियों में खो गई। मुझे इतना याद है कि अफनान मुझे हिला रहा था, बार बार मेरा नाम पुकार रहा था, सारा, क्या हुआ तुम्हें, आंखें खोलो। लेकिन इसके बाद मेरा ज़हन बिल्कुल अंधेरे में डूब गया। जब होश आया तो मैंने खुद को अपने ही कमरे में पाया। बाजू में ड्रिप लगी हुई थी। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था और मेरे इर्द गिर्द घर वाले मौजूद थे। मेरी जेठानी मेरे सरहाने बैठी थी। इनके चेहरे पर फिक्र नुमायां थी। मेरी ननद बेड के पास खड़ी थी और मेरे ऊपर दम फूंक रही थी, जैसे मुझे नजरें बस से बचा रही हो। कमरे के कोने में अफनान टहल रहा था। इसके कदमों की बेतरतीबी इसके असराब को जाहिर कर रही थी।
मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो जेठानी ने फौरन रोका। नहीं सारा, लेटी रहो, अभी तुम कमजोर हो। कमरे में एक लेडी डॉक्टर भी मौजूद थी। इसने मेरी आंखें खुलती देखी तो आगे बढ़ी और कहा, ड्रिप खत्म होते ही अफनान से कहिएगा कि इसे उतार दे। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करवाना, इंशाल्लाह जल्द सेहत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर अपने काम से फारिग होकर कमरे से जा चुकी थी। इसके बाद जेठानी ने मेरा हाथ थामकर नरमी से कहा, बेटी फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध का एक गिलास लाती हूँ ताकि तुम्हें ताकत मिले। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू तिरने लगे। मैं सोच रही थी कि एक तरफ मेरा राज था जो मेरे दिल पर बोझ की तरह सवार था और दूसरी तरफ ये लोग थे जो मेरी फिक्र में घुल रहे थे। ये लम्हा मेरे लिए मजीद कर्बनाक हो गया था। ये कहकर जेठानी भी कमरे से निकल गई। इसके पीछे पीछे मेरी ननद भी चली गई। कमरा खामोशी में डूब गया, लेकिन इस खामोशी के बीच अफनान के कदमों की बेतरतीबी गूंज रही थी। मैंने एक नजर इसकी तरफ डाली तो इसके माथे पर शिकन्ने उभर रही थी और आंखों में सख्त गुस्सा झलक रहा था। वो बार बार कमरे में चक्कर लगा रहा था, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 6 बजने वाले थे। बाहर दिन की रोशनी फैलने लगी थी, मगर मेरे कमरे में अंधेरा और बोझ ही बोझ था। मैं अब भी दुल्हन की भारी जोड़े में बैठी थी, जबकि अफनान ने अपने कपड़े बदल लिए थे। ये देखकर मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी का एहसास हुआ। कुछ ही देर बाद वो मेरे करीब आया और गुस्से से मुझे घूरने लगा। इसके लहजे में सख्ती थी। जब वो बोला, ये क्या तमाशा था सारा, तुमने रात को नींद की गोलियां क्यों खाई? मैंने नजरें झुका ली। जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा दिल तेज धड़क रहा था और गले में अल्फाज अटक रहे थे। वो मजीद गुस्से में बोला, सारा तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? शादी की रात को कोई ऐसा करता है? मैंने धीरे से कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अफनान, मुझे माफ कर दो, मुझे शादी से खौफ लगता है। इसी डर ने यह कदम उठाने पर मजबूर किया। मेरी बात सुनकर वो कुछ लम्हे खामोशी से मुझे घूरता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, यह हल था? तुमने अपनी जिद और डर की वजह से पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की शादी के वक्त घबराती जरूर है, क्योंकि ये एक नया रिश्ता होता है, एक नया सफर होता है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि बाकी लड़कियां ये सब बर्दाश्त नहीं करती? हर लड़की की शादी होती है, हर दुल्हन को पहली रात का खौफ होता है, मगर कोई भी लड़की नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। इसके अल्फाज मेरे दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। मेरी आंखों में आंसू तिरने लगे। मैं चाहकर भी अपनी कमजोरी बयान न कर सकी। ड्रिप खत्म हो चुकी थी। अफनान ने आहिस्ता से ड्रिप उतारी और एक लम्हे के लिए मुझे देखा। इसके लहजे में गुस्से के साथ साथ मायूसी भी झलक रही थी। फिर कुछ नरम लहजे में कहने लगा, सारा तुम्हें अंदाजा भी है कि आज की रात के लिए मैंने कितने ख्वाब देखे थे, अपनी आंखों में कितनी उम्मीदें सजाई थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। यह कहकर वो खामोश हो गया। कमरे में एक बार फिर सुकूत छा गया, लेकिन इस सुकूत में एक ना खत्म होने वाली कशमकश छुपी हुई थी। अफनान ने एक लम्हे की तौकीफ के बाद नरम लहजे में कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हें वक्त चाहिए, शायद तुम अभी दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन याद रखना, कल रात जैसी हरकत दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल से जैसे बोझ हट सा गया। एक लम्हे के लिए मैं रिलैक्स हो गई। यही तो मैं चाहती थी कि वो मेरे करीब ना आए, मुझसे कोई रिश्ता ना बनाए, लेकिन साथ ही ये सोच भी दिल में चुभने लगी कि ये कब तक मुमकिन है। वो मुझे कितना वक्त दे सकता था? 4 दिन, 1 हफ्ता, या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। इसके बाद मैं इसकी बेचैन आंखों को देखकर कांप उठी। मुझे अंदाजा हो गया था कि इसके जज्बात मचल रहे हैं और शायद जल्द ही ये सब्र का पैमाना लबरेज कर देंगे। मैं बदहवास होकर नजरें झुका लेती, मगर वो मुसलसल मेरा चेहरा देख रहा था, जैसे मेरी रूह तक को पढ़ लेना चाहता हो। मेरे दिल में ना कोई खुशी की लहर थी, ना कोई उम्मीद। ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। जबरदस्ती का ये कैसा बंधन था जिसने मुझे जकड़ लिया था। मेरा सबसे बड़ा डर इस बेड पर बिछी सफेद चादर थी, जो मेरे लिए मौत के परवाने से कम नहीं थी। अगर रात को मैंने नींद की गोलियां ना खाई होती तो शायद सब कुछ उलट पलट हो जाता। अफनान एक लम्हे के लिए मुस्कुराया और बोला, तुम वाकई बहुत खूबसूरत और मासूम हो।
सच कहूँ तो तुम्हें देखकर मेरा दिल बार बार बेईमानी पर उकसाता है, लेकिन खैर तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, चाहे जैसे भी हो। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर चला गया। इसके कदमों की छाप दरवाजे के पार धीरे धीरे मध्यम हो गई, मगर मेरे दिल में एक नई घबराहट ने जन्म ले लिया। कुछ ही देर बाद जेठानी कमरे में दाखिल हुई। इनके हाथ में दूध का एक गिलास था। वो मेरे करीब आई, मुझे प्यार से दूध पिलाया और कहा, अब आराम करो, तुम्हें नींद की सख्त जरूरत है। मैं आहिस्ता से लेट गई। आंखें बंद हुई तो नींद ने फिर मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में यह खौफ अब भी जिंदा था कि आने वाले दिनों में मेरा राज कब और कैसे खुलेगा। मेरे ससुराल में ज्यादा अफराद नहीं थे। एक ननद थी, वो भी शादीशुदा। एक जेठ और जेठानी थे जो घर के बड़े कहलाते थे। बेजाहिर घर पर सुकून लगता था, लेकिन मेरे लिए ये जगह अंधेरों और वसवसों से भरी हुई थी। वो दोनों अपने अलग घर में सेटल थे, लेकिन मेरी शादी की खुशी के लिए चंद दिन के लिए इसी घर में रुके हुए थे। मेरी जेठानी और ननद का रवैया मेरे साथ बेहद अच्छा था। वो हर वक्त मेरा हौसला बढ़ाते, मुझसे हंसी मजाक करते ताकि मैं नए माहौल में घुल मिल जाऊं। इनके नरम मिजाजी देखकर अक्सर मेरा दिल चाहता कि काश मेरा शौहर भी इन जैसा खुश इखलाक और बेफिक्र होता। अफनान ने शादी के बाद की इब्तिदा 32 दिन मुझे कुछ नहीं कहा। वो बस मेरे करीब बैठकर ये समझाता रहता कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होता है, कैसा एतमाद और खुरबत पर टिकता है। लेकिन इन दिनों मैंने ये जरूर जान लिया था कि वो ये खास आदत का शिकार है। इसकी जबान पर बार बार यही जुमला रहता, मैं कभी कभी इस्तेमाल शुदा चीजें इस्तेमाल नहीं करता। मुझे ऐसी चीजों से नफरत है जो किसी और के हाथ लग चुकी हो। एक दिन खाने की मेज पर मेरा जेठ अफनान के गिलास से पानी पी गया, फिर वही गिलास वापस अफनान के सामने रख दिया। मैंने गौर किया तो अफनान ने खामोशी से दूसरा गिलास उठाया और इसी से पानी पी लिया। इस लम्हे मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ उतर गया। यही नहीं, एक बार मैंने अनजाने में इसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया तो वो सख्त गुस्से में आ गया और चीखते हुए बोला, सारा, मैंने कहा था ना कि मेरी चीजें मत इस्तेमाल किया करो। मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और मेरे सामान को हाथ लगाए। मुझे इस्तेमाल शुदा चीजों से सख्त नफरत है। मैं इसके लहजे की तलखी से कांप उठी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरा दिल डूबता जा रहा था, क्योंकि मेरे दिल में छुपा हुआ खौफनाक राज जो मैं अपने साथ भी आकर लाई थी, अफनान की इस आदत के सामने और भी ज्यादा खौफनाक लगने लगा। मुझे लगता था कि अगर कभी वो हकीकत जान गया तो मेरा वजूद लम्हे भर में इसके सामने टूटकर बिखर जाएगा। अक्सर रात को तन्हाई में मेरा दिल लरजने लगता। मैं सोचती कि जब वो मेरा हक वसूल करने पर इसरार करेगा, जब मियाँ बीवी के रिश्ते का असल इम्तिहान शुरू होगा, तब मैं अपना वफा कैसे कर पाऊंगी, मैं कैसे इसे रोक के रखूंगी। यह ख्याल आते ही मेरा वजूद पसीने में डूब जाता और दिल की धड़कनें बेकाबू हो जाती। शादी को 8 दिन गुजर गए थे। मैंने घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया। खाना बनाती, बर्तन धोती और छोटे मोटे काम संभालती। बेज़ाहिर सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर मेरे दिल के अंदर खौफ का एक तूफान छुपा बैठा था। हर लम्हा यही लगता था कि ये सुकून किसी भी वक्त बसम हो जाएगा। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर वापस जा चुकी थी और पूरा दिन घर में सुनसान सा रहता। शाम को जब अफनान हाफिज से लौटता तो खाने की मेज पर इसकी नजरें बार बार मुझ पर ही टिक जाती थी। वो चम्मच हाथ में पकड़ता जरूर था, मगर खाने से ज्यादा वो मुझे देखने में मसरूफ रहता। इसकी निगाहों का बोझ मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर देता। खाने के बाद मैं बर्तन धोने के लिए किचन में चली गई। अभी मैंने साबुन से प्लेट पर झाग लगाया ही था कि अचानक पीछे से अफनान की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो खामोशी से मेरे करीब खड़ा हो गया। लम्हा भर बाद इसकी आवाज गूंजी, सारा, तुम बहुत जालिम हो। हमारी शादी को 10 दिन गुजर गए हैं और तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी रहा हूँ। ये कहते ही वो आगे बढ़ा और मेरे हाथों से बर्तन छीनकर सिंक में रख दिए। फिर मेरे हाथ को अपने हाथों में लेकर बोला, छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। इसकी गिरफ्त में मेरा हाथ लरजने लगा। वो मुझे किचन से खींचते हुए कमरे तक ले आया। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, इसने दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। मेरा वजूद जैसे पत्थर का हो गया। मैं अंदर ही अंदर थर थर कांपने लगी।
दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर निकल आएंगी। ये घुटन सी मुझे अपने हिसाब में ले रही थी और सांस लेना दुश्वार हो रहा था। मेरे डर को भांपकर वो अचानक रुका और मुझे सहारा देकर बेड पर बिठा दिया। इसकी नजरें मेरा जायजा लेती रही, फिर भारी लहजे में बोला, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कोई भी लड़की ऐसा रवैया नहीं अपनाती जैसा तुम कर रही हो। वैसा तो तुम बिल्कुल ठीक लगती हो। भाभी के साथ हंसती बोलती हो, घर के सारे काम कर लेती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम यूं कांपने लगती हो, जैसे किसी गुनाह से डर रही हो। ये कब तक चलेगा? मेरी जबान से बामुश्किल अल्फाज निकले, मुझे डर लगता है। वो फौरन मेरे करीब झुका और नरम लहजे में बोला, मैं किस लिए हूँ? तुम्हारा सारा डर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये कहकर इसने मेरे चेहरे पर आई एक लट को आहिस्ता से अपनी उंगलियों के पीछे किया, फिर नरमी से अपनी हथेलियों में मेरा चेहरा थामकर इसे सहलाने लगा। इसके लम्स से मेरा बदन मजीद कपकपाने लगा और मेरा दिल जैसे चीख रहा था कि वो हकीकत कभी इसके सामने ना आए जिसे मैं दिल में दफनाए बैठी थी। मैंने फौरन से इसका हाथ पीछे करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अफनान ने मेरा नाजुक सा हाथ अपने दूसरे हाथ में जकड़ लिया और मुझे रोक दिया। इसकी आंखों में एक जिद और बेचैनी साफ झलक रही थी। भारी लहजे में बोला, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोक सकोगी। अगर मुझे जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा। तुमने मुझे बहुत तड़पा लिया है, तुम्हारे इस डर को मैं अपनी मोहब्बत से खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए इसने नरमी से मेरे बालों की पिन लगाई और एक झटके में बाल खोल दिए। बाल बिखरकर मेरे चेहरे पर और शानों पर आ गए। मेरी हालत ये थी कि आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें बहने से रोका। मेरा दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था और सांसें काबू में नहीं रह पा रही थी। इससे पहले कि वो मजीद करीब आता, मैंने जल्दी से अपना हाथ इसके सीने पर रखा और सहमी हुई आवाज में कहा, अफनान प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो। लेकिन इसकी आंखों की सुर्खी और जिद और भी बढ़ गई थी। वो बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वक्त तुम्हें बहुत दे दिया है, अब नहीं। इसके अल्फाज के साथ ही इसकी शरारतें और हरकतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। इसकी गरम गरम सांसें मेरी गर्दन को छूने लगी और मेरा वजूद कपकपा गया। अचानक मैंने पूरे जोर से इसे पीछे ढकेला और सुसुकियां भरकर कहा, अफनान मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है कि अभी मेरा दम घुट जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर वो लम्हा भर के लिए रुका, फिर तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा क्या हो जाएगा? तुम बेहोश हो जाओगी। ठीक है, बेहोश हो जाओ, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जिसका हक रखता हूँ। ये सुनकर मेरी आंखों से जब टूट गया। मैं बेख्तियार रोने लगी और इसे खुद से पीछे करने की कोशिश करने लगी, मगर वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था। वो और करीब आ चुका था, अपनी मजबूत बाहों में मुझे समेट चुका था। मैं बेबसी से होकर इसके ख्वाबों में आ गई। मेरा दिल धड़क धड़क कर जैसे चीख रहा था, मगर जबान कम थी। और फिर अचानक जैसे किसी ख्याल ने इसे झिंझोड़ दिया हो, वो फौरन से रुक गया। इसके हाथ ढीले पड़ गए और वो पीछे हट गया। माथे पर बट डालकर बोला, ये क्या कर रहा था मैं? फिर जैसे किसी चीज का ख्याल आया, वो परेशानी के आलम में बोला, ओह वो सफेद चादर, मैं तो बिछाना ही भूल गया। मेरे अंदर की लरजाहट अभी तक कायम थी। मैं आंखों से बहते आंसुओं के साथ इसे देखती रही और वो बेचैन सा कमरे में टहलने लगा। सफेद चादर का ख्याल आते ही मेरा दिल एक बार फिर लरस गया, जैसे मौत का साया एक बार फिर मेरे करीब आ गया हो। यही सफेद चादर मेरे लिए मौत का इशारा थी। ये कैसी लानती अलामत जिसके तसव्वुर से ही मेरा खून मनजमद होने लगता था। इससे पहले कि वो मेरे पास से उठकर जाता, मैंने घबराहट में इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। लरसती हुई आवाज में कहा, प्लीज अफनान, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर वो एक पल के लिए हैरत से रुक गया। इसकी आंखों में उलझन साफ झलकने लगी। धीमी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या अजीब लड़की हो तुम भी, मेरे करीब आने से भी डरती हो और मेरे दूर जाने से भी खौफ महसूस करती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? फिर इसने मेरा हाथ अपने बाजू से आहिस्ता से अलग किया और खड़ा हो गया। वो बोला, एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ, बस वो सफेद चादर निकाल लो। ये सुनते ही मेरा दिल कांप गया। मैं जानती थी कि वो चादर मेरे लिए कैसे अजाब का पैगाम थी, इसलिए मैं पहले ही इसे छुपा चुकी थी। अफनान अलमारी के पास गया और सफेद चादर ढूंढने लगा।
वो दराजें खोलता, कपड़े उलटता सीधा करता, हर कोना छानता रहा, मगर चादर कहीं नहीं मिली। काफी देर तक तलाश करने के बाद वो थक सा गया। आखिरकार इसने एक ठंडी और बोझल आह भरी, अलमारी बंद की और पलटकर बेड पर आकर लेट गया। इसकी आवाज में हल्की सी बेबसी थी जब बोला, आज तो सफेद चादर ने तुम्हारी जान बचा ली है। पता नहीं भाभी ने वो कहाँ रख दी। इसके अल्फाज मेरे कानों में जहर की तरह उतरते चले गए। मैं चुपचाप लब काटती रही, दिल में हजार खौफ लिए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद वो फिर बोला, तुमने इन दिनों मेरी आदत अच्छी तरह समझ ली होगी। मुझे ये सब कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन जैसा कि आजकल का माहौल है, एहतियात जरूरी है। मैं किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा कर आई हो। यह कहकर इसने अपने पहलू की तरफ रखा, लैंप बंद किया और इत्मीनान से लेट गया। मगर मेरी आंखों से नींद तो जैसे हमेशा के लिए रूठ गई थी। मैं करवटें बदलती रही, कोशिश करती रही कि नींद आ जाए, लेकिन खौफ और बेचैनी ने मेरे वजूद को जकड़ रखा था। अगली सुबह अफनान ने मुस्कुराकर मुझसे बात की। बोला, मेरा एक पुराना दोस्त है जो कुछ अरसे के लिए बाहर मुल्क गया था, अभी हाल ही में वापस आया है और इसे खबर मिली है कि मेरी शादी हो गई है। इसने जिद की कि मैं इसे अपनी शादी की पार्टी दूं। वो मजीद बोला, मैंने सोचा पार्टी बाद में कर लेंगे, अभी के लिए तो मैंने इसे आज शाम चाय पर बुला लिया है। तुम बस चाय का अच्छा सा इंतजाम कर लेना। मैंने दिल ही दिल में अपने डर को दबाया और हल्की आवाज में जवाब दिया, जी ठीक है। शाम तक मैंने किचन में हर चीज का खास ख्याल रखा। दस्तरखान पर नफासत और तरतीब से चाय का इंतजाम कर लिया था। जल्दी ही अफनान का दोस्त भी आ गया और मैंने घबराहट के बावजूद मुस्कुराते हुए सब कुछ संभालने की कोशिश की। अफनान किचन में आया, चाय का ट्रे उठाया और डाइनिंग रूम में जाकर अपने दोस्त के सामने रख दिया। वो बहुत खुश मिजाजी से मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक मुझे आवाज देकर बुलाने लगा, इधर आओ, मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। मेरा दिल एकदम धक सा रह गया। मैंने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं? वो आपका दोस्त है, मेरा नहीं। अफनान हंसते हुए बोला, क्या अजनबी कह रही हो? ये मेरा सबसे करीबी दोस्त है, बहुत ही शरीफ और नेकदिल इंसान है। तुम्हें इसे अजनबी कहने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए इसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती डाइनिंग रूम की तरफ ले जाने लगा। मेरे कदम जैसे पत्थर के हो गए थे, लेकिन जो ही दरवाजे की दहलीज पर पहुंची और मेरी नजर अंदर मौजूद शख्स पर पड़ी तो मेरी सांसें रुक गई। मेरी आंखों के सामने जमीन आसमान घूमने लगे, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई और आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। कमजोर होते कदमों के साथ मैं वही कुर्सी पर गिर सी गई। अफनान घबरा गया, फौरन मेरे करीब आया और परेशान लहजे में बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम यूं क्यों बैठ गई? चलो ना मेरे दोस्त से मिलो, वो तुम्हें देखने के लिए बेचैन है। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, अफनान, पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत चकरा रहा है, प्लीज मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखकर अफनान ने मजीद कुछ न कहा। वो वापस अपने दोस्त के पास चला गया और मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने कमरे में चली आई। दरवाजा बंद करते ही मेरा जब्त टूट गया। मैं धड़म से बेड पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मेरी दिल की धड़कनें और आंखों के आंसू एक ही सच चीख चीख कर कह रहे थे, वही इंसान, वही माजी का खौफनाक साया, रोहान, वही शख्स जो मेरे राज से वाकिफ था, आज अफनान का करीबी दोस्त बनकर डाइनिंग रूम में बैठा था। यह हकीकत किसी जहर से कम ना थी, वो कड़वा सच जिसे मैं दिल की तह में दफन कर देना चाहती थी। किस्मत ने एक बार फिर मेरे सामने खड़ा कर दिया था। मेरी रूह कांप उठी, ज़हीन माजी की तरफ खींच गया जब मेरी और रूहान की पहली मुलाकात एक स्टोर पर हुई थी। वो दिन आज भी याद है। हम दोनों एक साथ एक ही कार्ड खरीदने के लिए झगड़ रहे थे। वो एक न्यूयॉर्क का स्पेशल कार्ड था और इस कार्ड पर हमारी नजर एक ही वक्त में पड़ी थी। इत्तेफाक ऐसा था कि स्टोर पर वो कार्ड सिर्फ एक ही था। मैं बस जिद थी कि मुझे चाहिए और रूहान भी जिद कर रहा था। हमारी बहस बढ़ती चली गई, लेकिन कुछ देर बाद इसने अचानक हंसते हुए कार्ड मुझे थमा दिया। मेरी आंखों में खुशी की चमक उभर आई थी, लेकिन जाने से पहले इसने बड़ी चालाकी से वो कार्ड अपने दस्तखत और अपने नंबर के साथ मेरे हवाले किया, जैसे वो एक कार्ड नहीं बल्कि एक नया दरवाजा खोल कर दे रहा हो। ये कैसा दरवाजा जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब मैं घर वापस आई और कार्ड को गौर से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस पर ना सिर्फ इसका नाम बल्कि इसका फोन नंबर भी लिखा हुआ था।
वो बिलाशबा ये खुश शक्ल और परकशिश नौजवान था, लेकिन मुझे इसकी यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरे दिल में शदीद गुस्सा उभरा। मैंने सोचा अब ये कार्ड मेरे किसी काम का नहीं रहा। अगर मैं ये अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करती तो वो क्या सोचती। कार्ड पर एक अजनबी लड़के का नाम और नंबर लिखा हुआ था। मुझे यह सब बेहद नागवार गुजरा। गुस्से के आलम में मैंने वो नंबर फौरन डायल किया। जैसे ही इसने कॉल उठाई तो मैंने तेज लहजे में कहा, यह हरकत तुमने क्यों की? कार्ड पर अपना नंबर क्यों लग दिया? अब यह कार्ड मेरे किसी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। लेकिन वो बजाय शर्मिंदा होने के हंसने लगा और बोला, तो तुम्हें मेरा नंबर नजर आ ही गया। बस यही तो मेरा मकसद था। ये जुमला मुझे और भी ज्यादा चुभ गया, मगर शायद वही लम्हा था जब हमारे दरमियान एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ। छोटी छोटी बातों से शुरू होने वाला ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते एक लंबी दास्तान बन गया। रोहान की गुफ्तगू में ये कशिश थी, ये कैसा अंदाज जिसने आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। वो अक्सर कहता, पहले ही नजर में तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुमसे बात करने के लिए ही मैंने वो झगड़ा शुरू किया था। मुझे इस कार्ड से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर चाहता तो दूसरा कार्ड भी ले लेता, मगर मैंने जानबूझकर तुम्हें चुना ताकि तुमसे ताल्लुक जुड़ सके। शुरू में तो मेरा इरादा सिर्फ ये काम से दोस्ती करने का था, जैसी दोस्ती मेरी दूसरी सहेलियों ने भी लड़कों से कर रखी थी। मगर मुझे क्या खबर थी कि ये दोस्ती इतनी जल्दी रंग बदल देगी। हफ्तों महीने में बदल गई और 6 महीने के अंदर अंदर रूहान मेरे दिल की कमजोरी बन गया। हम दोनों एक दूसरे के बगैर लम्हा भर नहीं रह सकते थे। हर दिन इसकी बातों का इंतजार रहता, हर रात इसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती। अब हमारे दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहा था। हम हर तरह की बातें करने लगे थे, वो बातें भी जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे एहसास हुआ कि मैं धीरे धीरे अपनी राह से भटक रही हूँ। शैतान जब दिलो दिमाग पर छा जाता है तो इंसान की सोचने समझने की सलाहियत मानिन पड़ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बहकने लगी थी, अपने उसूल, अपनी तरबियत, सब कुछ पीछे छोड़ने लगी थी। और शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वक्त मेरी जिंदगी का सबसे नाजुक दौर था। मैं इंटर क्लास में थी। वो उम्र जब जज्बात इंसान पर हावी हो जाते हैं, जब दिल अकल को पीछे छोड़ देता है। इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। ये एक ऐसी नाजुक उम्र होती है कि जहां दिल की धड़कनें अकल पर गालिब आ जाती हैं और लड़कियां अक्सर अपनी राह से भटक जाती हैं। मैं भी इन्हीं लड़कियों में से एक थी जो जज्बात के तूफान में बह रही थी। रूहान ने एक दिन मुझे मिलने के लिए बाहर बुलाया। शुरू में तो मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि अब से फोन पर बातें करने से मेरा जी नहीं भरता था। अंदर ही अंदर मेरी ख्वाहिश बढ़ रही थी कि मैं इसे अपनी आंखों के सामने देखूं, इसके साथ वक्त गुजारूं। आखिरकार मैंने सोचा, बस एक मुलाकात कर लेती हूँ, इसमें हर्ज ही क्या है। यूं मैं इससे मिलने चली गई। जैसे ही हमारी नजरें मिली, हमारे दिलों में छुपे जज्बात शिद्दत से उभरने लगे। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई, जैसे हम दोनों को एक दूसरे की खुरबत के सिवा कुछ नजर ही न आ रहा हो। ये मुलाकात एक बार की न रही। आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकात बार बार होने लगी। ये अनजानी कशिश हमें बार बार एक दूसरे के तरफ खींचती थी। और फिर एक दिन वो सब कुछ हो गया जो शायद नहीं होना चाहिए था। इस दिन मैं घर से ये कहकर निकली कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन असल मकसद रूहान से मिलना था। पहली मुलाकात में हम एक कैफे में मिले थे। काफी के कप सामने रखे थे, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे से नजरें हटाने की फुर्सत ही ना थी। दिल चाह रहा था कि वक्त यही रुक जाए। इसी मुलाकात के दौरान मैंने दिल ही दिल में तय किया कि अब मैं रूहान से यह बात जरूर कहूंगी कि वो जल्द से जल्द मेरा रिश्ता भेज दे। हालांकि चाहत तो इसकी भी यही थी, लेकिन शायद वो अपने ख्वाब और मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा सोच रहा था। इसी दिन इसने मुझे अपने ये करीबी दोस्त की फ्लैट पर ले जाने का कहा। दिल में एक अनजाना खौफ जरूर था, मगर रूहान की मौजूदगी ने मेरे डर को कम कर दिया। वो बार बार कहता रहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फ्लैट में बैठते ही इसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी के मंसूबे बताने शुरू किए। बोला, मैं अपने बड़े भाई के पास अमेरिका जा रहा हूँ। 3 साल वहां रहकर अच्छी तरह सेटल हो जाऊंगा, फिर तुम्हारे घर वालों के पास तुम्हारा रिश्ता लेकर आऊंगा। इस वक्त किसी को एतराज करने की गुंजाइश ही नहीं होगी। ये सुनकर मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने लरजती हुई आवाज में कहा, रोहान, मैं 3 साल कैसे गुजारूंगी? तुम्हारे बगैर तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर इसकी आंखें भी भीग गई। लम्हा भर में फिजा खामोश हो गई।
मैं रोते रोते इसके कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। इसने भी मेरा सर सहलाया और कहा, यकीन करो 3 साल की ये दूरी सिर्फ हमारी मोहब्बत को और मजबूत कर देगी, लेकिन दिल का हाल दिल ही जानता है। इस लम्हे हम दोनों अपने जज्बात पर काबू न रख सके। हम बस इतना जानते थे कि एक दूसरे के बगैर रहना अब नामुमकिन हो चुका है। यह मुलाकात हम दोनों के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा थी। यह हमारी जिंदगी का पहला मिलन था और इसीलिए इतना भारी और यादगार भी। रोहान की जिंदगी में मुझसे पहले कोई लड़की इतनी करीब नहीं हुई थी और मेरी जिंदगी में भी कोई लड़का मेरे दिल तक क्यों नहीं पहुंचा था। वो मेरी आंखों के आंसू साफ करता हुआ बोला, घबराओ मत, अभी मेरे पास नौकरी नहीं है, कुछ बन नहीं सका हूँ। तुम्हारे माँ बाप इस हालत में मेरा रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हारे लायक बनकर आऊंगा। मैं इसके साथ लगकर रोती रही।